हेलो एवरीवन, लंबे समय के बाद फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेल बायोलॉजी। एसीएफ का अगर से आपने सिलेबस देखा होगा तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है सेल बायोलॉजी, और आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। ये एक लेक्चर का टॉपिक नहीं है, बहुत सारे लेक्चर्स इसमें लगेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे करके इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। एज वेल एज इसमें जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और इसकी मुख्य बातें क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेल क्या है, कैसे ये आज हम ये जो आज का जो लेक्चर होगा वो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, जिसमें हम ये बात करेंगे कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, कौन कौन से मुख्य वैज्ञानिक हैं जो इसमें आए और क्या क्या मुख्य पार्ट है इस सेल का, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले सेल क्या है। ठीक, तो सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान के बारे में जब हम समझते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जीवन की जो मूल इकाई होती है वो होती है कोशिका, यानी कि जो बॉडी है वो पूरे सेल से बना हुआ है, ऐसा हम कहते हैं। क्योंकि एक सेल जो होगा वो क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। टिश्यू क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बनेगा, हमारा ऑर्गन बनेगा, यानी कि पूरा बॉडी बनेगा। तो इस तरह से क्या होता है, एक सेल टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन, और इस तरह से क्या करता है, पूरा बॉडी पार्ट बनाता है। तो इसलिए हमने इससे क्या कहा, सेल को जीवन की मूल इकाई कहा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेल की खोज कैसे हुई और कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया। तो देखिए, जो स्टडी ऑफ सेल होता है, यानी कि कोशिका विज्ञान का अध्ययन होता है, उसे हम जानते हैं साइटोलॉजी के नाम से। जब भी वर्ड आया साइटो, तो आप समझ जाना कि कोशिका की बात हो रही है। ठीक, साइटो वर्ड किसके लिए रेफर करते हैं हम लोग, कोशिका के लिए। तो स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। देखिए, सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने इसे ऑब्जर्व किया वो थे रॉबर्ट हुक, 1665 ईस्वी में। ठीक, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसे एक कॉर्क के स्लाइस में, यानी कि कॉर्क के टुकड़े में सबसे पहले ऑब्जर्व किया। इनके पास कुछ मैग्नीफाइंग ग्लासेस थे, उसकी मदद से इन्होंने उस कॉर्क के टुकड़े को देखा तो वहाँ उसे कुछ जालीनुमा संरचना दिखी। किस टाइप की संरचना दिखी, जालीनुमा संरचना दिखी, जिसपे वो कुछ इस तरह से बना हुआ था। ठीक, जिसमें वो कुछ इस तरह से बना हुआ था। तो ये जो जालीनुमा संरचना उन्होंने देखी, उसका जो पूरा जो उन्होंने जो भी देखा, ऑब्जर्वेशन को उन्होंने जो देखा, उसका क्या क्या पेंटिंग बनाया और अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में उन्होंने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। ठीक है, वट एवर ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया या देखा, उन्होंने क्या किया, उसका डायग्राम बनाया, पेंटिंग बनाया और उसको अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में मेंशन कर दिया। इसलिए हम क्या कहते हैं रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इस सेल्स को देखा वो कौन था, रॉबर्ट हुक। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये क्या है। तो ये जो आपको दिख रहा है सेल जो उन्होंने देखा वो किस तरह का दिख रहा था, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, या बोल सकते हैं कि बौद्ध वृक्षों का जो रेसिडेंस होता है, निवास स्थल होता है, वो कैसे दिख रहा था, ऐसा ही दिख रहा था ये, कि उसको मॉन्क रेसिडेंस जो होता है उसके टाइप का दिख रहा था। इस मॉन्क रेसिडेंस को क्या बोला जाता है, के लिए यूज़ किया जाता है सेलुला वर्ड। ठीक, इस मॉन्क रेसिडेंस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है सेलुला, और उसी सेलुला वर्ड से यह सेल शब्द आया हुआ है। तो इस तरह से क्या हुआ, सेल शब्द जो हुआ उसका निर्माण हुआ, ये हुआ। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, एंटोन वॉन लियोनहॉक। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसी चीज़ को देखा। इनके पास और भी ज़्यादा मैग्नीफाइंग ग्लासेस थे, तो उन्होंने उसको और अच्छे से ऑब्जर्व किया और उन्होंने किस में देखा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल को देखा। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आए कि डेड सेल को किसने देखा, तो सबसे पहले डेड सेल को देखा वो है रॉबर्ट हुक, और सबसे पहले सेल को जिसने देखा वो कौन है, रॉबर्ट हुक। पहला क्वेश्चन तो ये है। फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब पूछेगा कि सबसे पहले लिविंग सेल पे किसने देखा, तो आप क्या बोलेंगे, एंटोन वॉन लियोनहॉक ने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल को देखा। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद सेल पे अब आगे काम चालू हुआ, तो एक सेल थ्योरी आई। ठीक है, जिसको किसने दिया, स्वेडन एंड स्वान ने दिया। ठीक, इसको किसने दिया, स्वेडन एंड स्वान ने दिया एक सेल थ्योरी। और इन्होंने क्या किया, पादप और जंतुओं पे रिसर्च किया, और वहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया इस सेल को। तो सबसे पहले 1838 में माइकल स्वेडन ने, जो कि एक बॉटनिस्ट थे जर्मनी के, उन्होंने किस पे देखा, प्लांट्स पे देखा।
ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि ये जो प्लांट्स हैं वो पूरी तरह से किससे निर्मित है, सेल से निर्मित है, कोशिकाओं से निर्मित है। उसी के बाद 1839 में स्वान ने देखा, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो जंतुओं पे था। तो उन्होंने देखा कि जो जंतु है, एनिमल है, उनकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से किससे निर्मित है, सेल से निर्मित है। इस तरह दोनों ने मिलकर क्या दिया, एक कोशिका सिद्धांत दिया, ठीक, सेल थ्योरी दी। और उन्होंने क्या बताया स्वान ने कि ऑल एनिमल्स आर कवर्ड बाय द थिन प्लाज्मा, थिन सब्सटेंस, ठीक है। इन्होंने जब देखा था तो उन्होंने क्या देखा कि एनिमल जो होता है उसके ऊपर एक पतली कवरिंग होती है, ठीक है, जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उस समय उन्होंने इसको डिफाइन नहीं कर पाया था कि पतली झिल्ली जैसे बस बताया था, बाद में उसे नाम दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो उन्होंने देखा कि ऑल एनिमल्स आर कवर्ड बाय अ थीन लेयर, जिसको बाद में उन्होंने क्या कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और एज वेल एज क्या ऑब्जर्व किया गया कि ये जो प्लांट हैं उसमें एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। ये सेल वॉल वही है जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा था, ठीक। ये जो हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं, रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो एक्चुअल में क्या था, वो सेल वॉल था, ठीक है। और सेल वॉल क्या होता है, डेड होता है, डेड सेल होता है। तो वो सबसे पहले जो देखा था उसने रॉबर्ट हुक ने देखा था, ठीक। इसी के बाद 1855 में एक और वैज्ञानिक है, रुडोल्फ विरचाओ। इन्होंने सेल थ्योरी को थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, और मॉडिफिकेशन करके क्या दिया, इन्होंने एक शब्द दिया ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। अगर पूछा जाए कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला किसका वर्ड है, कौन है, इस कौन दिया गया है, कौन दिया है इसको, तो आपको ऑप्शन दे सकता है रुडोल्फ विरचाओ, स्वेडन, स्वान, ठीक है, रॉबर्ट हुक। तो आपको याद रखना है कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला जो वर्ड है वो रुडोल्फ विरचाओ का है। ये क्या बोलता है कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जितने भी सेल या कोशिका का निर्माण होता है वो उसके पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही निर्मित होता है, ठीक, कि जो भी सेल हमारा यहाँ निर्मित हो रहा है वो क्या होगा, पुराने सेल से ही निर्मित होता है। तो ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसी को कहा ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। देखिए, तो इस सेल थ्योरी की मुख्य बातें क्या है कि प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, सेल से होती है, ठीक। दूसरा, जीव का शरीर एक या अधिक सेल से बना हुआ है, ये भी बात है। तीसरा, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी मिलकर काम करते हैं। तो इन्होंने 3 बातें रखी, और भी बातें हैं। पहला कहा कि सभी जीवों का शरीर जो है सेल से निर्मित है, या ये तो एक सेल या अनेक सेल से निर्मित हो सकता है। ये जो सारे सेल्स हैं ये एक स्वाधीन इकाई है, इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह है, लेकिन ये क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं, ठीक। ये कह रहा है कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या, सेल थ्योरी। इस सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन में क्या है, वायरस। वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, और ये कोशिका निर्माण के जो स्टेज होता है वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाता है, ठीक है। तो कोशिका निर्माण का जो स्टेज होता है ये वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो वायरस जो है एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। वायरॉइड है, ये भी वायरस जैसा ही है, बस इसमें क्या होता है, प्रोटीन का लेयरिंग होती है, ठीक। प्रियॉन है, और एक है आरबीसी। आरबीसी यहाँ आप देखे होंगे कि एक सेल है, लेकिन उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और आपको पता है कि जो भी सेल होगा उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन आरबीसी जो होता है इसका एक्सेप्शन है। तो यहाँ तक हमने बात किया सेल थ्योरी की और सेल बायोलॉजी की। अब हम जो देखेंगे वो क्या है, सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, किस तरह से सेल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ हम देखेंगे। अब जो हम बात कर रहे हैं मुख्यतः 2 टाइप के सेल होते हैं, एक तो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक। प्रोकैरियोटिक सेल कहने का मतलब क्या है, प्रो मतलब पहले, और कैरियन मतलब केंद्रक, यानी कि केंद्रक के निर्माण से पहले की जो कोशिकाएं थी उनको हमने क्या कहा, प्रोकैरियोटिक कहा, ठीक है। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये अविकसित कोशिकाएं होती हैं, इनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, मतलब इसमें स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक। और क्या हो सकता है, इसमें कोशिकांगों का अभाव होता है। तो ऐसी जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। इसके एग्जाम्पल क्या है, आप देखेंगे तो बैक्टीरिया है, वायरस है, नील हरित शैवाल है। तो याद रखेंगे कि इनके एग्जाम्पल को कि बैक्टीरिया जो होता है प्रोकैरियोटिक है, वायरस प्रोकैरियोटिक है, नील हरित शैवाल जो है वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। इसमें क्या होता है, आपका सुविकसित केंद्रक का जो होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक, केंद्रक कला का, या ऑर्गेनिल जो बोलते हैं हम लोग, कोशिकांग बोलते हैं, उसका अभाव होता है। क्या होता है, अभाव होता है, इसमें वो प्रेजेंट नहीं होंगे। अभी जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे ये सब बातें क्या हैं।
तो देखिए इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, नीलहरित शैवाल। ठीक है, हमको जो मुख्यतः पढ़ना है वो है यूकैरियोटिक, क्योंकि हमको वनस्पति और जंतुओं के बारे में पढ़ना है और एक्चुअल में हमको एग्रीकल्चर के हिसाब से पादप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यूकैरियोटिक, जिसमें कौन सा आपका जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो यूकैरियोटिक एग्जाम्पल है जंतु कोशिका और पादप कोशिका। और ये जो जंतु कोशिका पादप कोशिका है, यहाँ पास ये सब जो होंगे क्या होंगे, विकसित होंगे। इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनेल्स होंगे। ठीक है, कोशिकांश प्रेजेंट होंगे, तो उनको क्या कहा गया, यूकैरियोटिक कहा गया। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, जंतु और पादप दोनों आ जाएंगे। अब हम लोग जो देखना है हमको वो है सेल स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर कॉमनली मैं बता रहा हूँ कि जंतु और पादप दोनों में, उन सबको मिक्स करके मैं बता रहा हूँ। अभी बाद में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि पादप में कौन कौन सा प्रेजेंट है और उनको एक एक करके डिटेक्ट करेंगे हम लोग, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग, उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो देखिए सेल स्ट्रक्चर में एक तो होता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ठीक, सेल वॉल जो होता है सबसे आउटर लेयर होता है सेल का। ठीक, और ये मुख्यतः किसमें प्रेजेंट होता है, आपका पादप वनस्पति में। ठीक है, पादप कोशिका में आपको मिलेगा सेल वॉल। जंतु कोशिका में सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक, वहाँ जो आउटर लेयर होता है वो किसका बनेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनता है। तो ये जो सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होगा, आपका पादप में प्रेजेंट होगा। और ये जो सबसे पहले किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा। एक्चुअल में जो रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो क्या था, सेल वॉल था, वो डेड सेल था। और वो डेड सेल जो था एक्चुअल में क्या था, सेल वॉल था। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सेल वॉल की खोज किसने की, तो याद रखना उसका नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक, तो कोशिका भित्ति जो होता है सबसे आउटर लेयर होता है। ठीक है, पादप सेल का। उसके बाद आता है एक प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। और ये प्रोटोप्लाज्म क्या होगा कि ये देखिए, ये जो सेल है ये उसकी सेल बाउंड्री है, जिसको हमने सेल वॉल कहा, और उसके अंदर का जो भी चीज़ है वो क्या है, आपका प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर, सेल बाउंड्री के अंदर जो भी भरा हुआ है वो सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ठीक, प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक, ये इनके मेन फंक्शनल पार्ट हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है केंद्रक, ये क्या होता है, कंट्रोलर ऑफ माइंड। तो सेल में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसका जो कंट्रोल होगा वो किसके माध्यम से होगा, इस न्यूक्लियस के माध्यम से होगा। ठीक, दूसरा है साइटोप्लाज्म। जो भी एक्टिविटी हो रही होगी सेल के अंतर्गत वो मुख्यतः कहाँ होगी, इस साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, जो भी एक्टिविटी होगा वो कहाँ होगा, इस साइटोप्लाज्म में होगा। और इस साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा आपको, ये सारी चीज़ें जो मिलेगी, क्या मिलता है साइटोप्लाज्म में, सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग। और ये कोशिकांग क्या है आपके, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोकुलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी का या डिक्टियोसोम, लवक, प्लास्टिड, लाइसोसोम। इन सब को हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। आप सिर्फ अभी यहाँ पर ये देखिए कि साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, कोशिकांग होता है। और ये कोशिकांग क्या क्या है आपके, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, अंतः प्रद्रव्य जालिका, गोल्जी का या डिक्टियोसोम है, लवक या प्लास्टिड है, लाइसोसोम है। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है आपकी साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस केंद्रक, केंद्रक में होता है क्रोमेटिन, जो कि आगे जाके बनता है क्रोमोसोम। ठीक, ये क्रोमेटिन क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल है, यही डीएनए आरएनए का निर्माण करेगा और यही क्या होता है, इनहेरिटेट होगा हमेशा। ठीक, तो केंद्रक में होता है क्रोमेटिन जो कि क्रोमोसोम का निर्माण करता है, और होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, केंद्रिका केंद्रक जो होता है ये होता है न्यूक्लियोलस। उसके बाद होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होता है आपका किस में मिलेगा, पादप कोशिकाओं में मिलता है वैक्यूल्स। आपने देखा भी होगा जब हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, तो वहाँ मैंने वैक्यूल्स के बारे में बताया था। तो ये क्या टर्जिट प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। तो ये जो वैक्यूल्स हैं, रिक्तिकाएँ हैं, ये किस में मिलती हैं आपको, पादप कोशिकाओं में मिलती हैं। ठीक, और ये जो वैक्यूल्स होता है उसका आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं, जो आउटर लेयरिंग होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और इसके अंदर जो रस भरा होता है उसको बोलते हैं वैक्यूलर सेप। ठीक है, वैक्यूलस सेप। ठीक, रिक्तिकाएँ, रस। ठीक, तो ये जो हो गया आपका मेन सेल स्ट्रक्चर है। ठीक, अब देखिए कोई भी सेल बनने के लिए तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो सेल बाउंड्री होना चाहिए, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए, और एक साइटोप्लाज्म होना चाहिए। ठीक, ये तीन बातें अगर हैं तो हम बोल सकते हैं कि सेल है वो।
अगर इन तीन में से कुछ एब्सेंट होगा तो हम उसको सेल नहीं कहते हैं। फिर भी इनके एक्सेप्शंस हमने पढ़े हैं कोशिका सिद्धांत में, जैसे कि आरबीसी जिसमें क्या होता है न्यूक्लियस का अभाव होता है लेकिन वो सेल है, तो सेल बाउंड्री जो है होना चाहिए, न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, तब हम क्या कह सकते हैं कि वो एक सेल है। तो ये हुआ सेल स्ट्रक्चर। अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या क्या है इसमें चीज़ें। तो अभी हमने जो भी सेल स्ट्रक्चर में देखा वो क्या है, देखिए यहाँ पास देख लेते पहले डायग्राम में क्या है कि ये जो आउटर लेयर है आपका दिख रहा है वो क्या है, आपका सेल वॉल है। इस आउटर लेयर को हमने क्या कहा, सेल वॉल। ठीक, ये सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में। ठीक, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, उनके जो आउटर लेयरिंग होती है वहाँ क्या होगा, आपका सेल वॉल प्रेजेंट होगा। उसके अंदर जो होता है क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये अंदर वाला जो लेयर है वो क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये एक वैक्यूल प्रेजेंट है। ठीक, प्लांट सेल में जो होता है वैक्यूल होगा, लेकिन जंतु सेल में जो होगा, एनिमल सेल में ये वैक्यूल एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में ये वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इसलिए जो इसका जो केंद्रक होगा, न्यूक्लियस जो होगा वो थोड़ा साइड में हटा हुआ होता है। और जंतु सेल में आप देखेंगे तो जो न्यूक्लियस होता है एकदम सेंटर में होता है। ठीक, किसके कारण, इस वैक्यूल के कारण। ठीक है, एक है इसमें गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। ठीक, ये सब क्या है, अंदर ये जो भरा हुआ क्या है आपका साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांश हैं। तो एक गोल्जी बॉडी हो गया, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका क्रोमेटिन, और क्या है न्यूक्लियोलस। ठीक, इसका केंद्रक। तो ये हो गया क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, उसके बाद इससे जो लगा हुआ चीज़ है ये क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रवी जालिका। ठीक है, ये क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, उसके बाद है एक चीज़ जो इस ऑर्गेनेल में प्रेजेंट है वो क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये यहाँ प्रेजेंट है आपका सेल ऑर्गेनेल में। एक है आपका प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होगा आपका जंतु सेल में आपको नहीं देखने को मिलेगा, पादप सेल में प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक, राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट होगा यहाँ पास, जो कि क्या होगा 80S टाइप का होगा। प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक में जो होता है वो 80S टाइप का जो होता है राइबोसोम प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम, ये लाइसोसोम क्या होगा आपका जंतु सेल में मिलेगा, पादप सेल में एब्सेंट होता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये मुख्य पार्ट है, मुख्य ऑर्गेनेल से कोशिकांग है जो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पादप और जंतु दोनों को एक साथ बता दिया है, और बता दिया है कि किसमें क्या प्रेजेंट होता है। ओके, अब जो हमको देखना है सबसे पहले वो है आपका सेल वॉल। अब हम एक एक करके सभी ऑर्गेनेल्स को पढ़ते हैं और उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले सेल वॉल को। सेल वॉल जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। मैंने बताया कि जो रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन किया था एक्चुअल में क्या था, सेल वॉल था। उस समय उनको भी नहीं पता था कि क्या है, क्योंकि उनके पास जो लेंसेज थी वो बहुत ही कम पावर की थी, और उससे उन्होंने जितना देखा वो सबको उसने डायग्राम बना के अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में मेंशन कर दिया। तो वो जो देखा गया था एक्चुअल में वो क्या था, सेल वॉल था, जो कि कैसा था, डेड सेल था। ठीक, नॉन लिविंग में जो होता है आपको देखने को मिलेगा, नॉन लिविंग पार्ट होता है ये सेल वॉल। ठीक, ये कैसा होता है, डेड होता है, थिक होता है, मोटा होता है, रफ एंड टफ होता है, और नॉन इलास्टिक जैसा है ये। ठीक, और सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर है। तो जो हमारा सेल वॉल होता है वो कैसा है, डेड है, थिक है, रफ एंड टफ है, नॉन इलास्टिक है, मतलब उसमें इलास्टिसिटी नहीं है, और क्या ये सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर है। तो सेमी परमिएबल हो गया। दूसरा है ये प्रेजेंट होता है किसमें आपका, वो देखिए प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इन सब में जो होगा आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है किसमें, प्लांट सेल दिया है तो आप तो इजीली लगा लेंगे, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी में भी दे दिया तो आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। निर्माण कैसे हुआ, तो कोशिका विभाजन के जो टेलियोफेज के समय जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका की छोटी छोटी नलियों द्वारा बनता है। इसका जो निर्माण होगा कोशिका विभाजन का, क्योंकि एक कोशिका से ही अन्य कोशिकाओं का निर्माण होता है, जैसा कि हमने कोशिका सिद्धांत में पढ़ा। तो कोशिका विभाजन के टेलियोफेज में के समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की छोटी छोटी नलियों द्वारा इस
सेल वॉल का निर्माण होता है। आगे हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, तो वहाँ हम क्लियर करेंगे बाकी चीज़ों को। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो होते हैं उसके भी टाइप्स हैं। अगर आप प्लांट सेल वॉल को देखें तो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है। और साथ ही उसमें क्या होता है, पेक्टिन और लेगिन भी होते हैं, ठीक। लेकिन जो मेजर पार्ट होता है क्या होता है, सेलुलोज का होता है प्लांट सेल वॉल। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है आप देखेंगे किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लोइकन, ठीक। पेप्टाइडोग्लोइकन का बना होता है कौन सा, बैक्टीरिया का सेल वॉल। इसको याद रखना कि पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि जो प्लांट सेल वॉल है वो किसका बना होता है, तो याद रखेंगे सेलुलोज। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है, वो याद रखेंगे पेप्टाइडोग्लोइकन का बना होता है। कवक या फंजाई का बोल दिया तो आपको याद रखना है कि ग्लूकोसिन का बना होता है। ये क्या है, काइटिन ही है, तो ग्लूकोसिन क्या है, एक तरह का काइटिन ही है, ठीक। तो कवक का जो होता है सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। और एल्गी का जो होता है वो किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड का बना होता है, ठीक। ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड का बना होता है। यहाँ तक बात हो गया। अब देखिए इस सेल वॉल का जो होता है फंक्शन क्या है। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल का जो फंक्शन है वो है आपका प्रोटेक्शन के लिए, ठीक। प्लांट का जो सेल वॉल है आउटर लेयर है, और आउटर लेयर का काम क्या होगा, प्रोटेक्शन का काम होगा, और क्या होगा, उसको सेप प्रोवाइड करेगा, ठीक। आउटर लेयर का काम क्या है, प्रोटेक्शन का है और सेप प्रोवाइड करने का है। कोई भी इन्फेक्शन हो उससे बचाने के लिए क्या होगा, ये जो रिजिड वॉल होता है एक काम आता है। ऊपर से कैसा, ये सेमी परमिएबल है, ठीक है, अर्ध पारगम्य है, तो क्या करेगा, एक सेल से दूसरे सेल के बीच जो होगा क्या करेगा, ये पदार्थों का आवागमन करने के लिए इसमें फंक्शन है, समझ लीजिए सेमी परमिएबल है तो, ठीक। एक चीज़ याद रखेंगे कि दो सेल के बीच जो पदार्थों का आवागमन होता है वो किसके माध्यम से होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से होता है, ठीक। दो सेल के बीच ठीक दो सेल के बीच जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि दो सेल के बीच लिंकिंग चेन क्या है, ठीक। तो लिंकिंग चेन क्या है उनका, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से इन दोनों दो सेल के बीच में क्या होता है, पदार्थों का आवागमन होता है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये रहा आपका सेल वॉल।